हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगोशिएशन के बारे में और साथ में हम इसके रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका नेगोशिएशन। इसके अंदर आता है आपका पर्पस एक्सचेंज, रीच एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट, एनालिसिस। तो इस टाइप से आपकी नेगोशिएशन की जाती है। वन वे ऑफ डेवलपिंग दिस मॉडल इज़ टू विजुअलाइज इट एज 4 फंक्शनल स्टेप विच ग्राउंड डेवलप एंड क्लोज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो हमें नेगोशिएशन समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके 4 फंक्शनल स्टेप आते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आप किस टाइप के कस्टमर के साथ में डील करने वाले हैं। सेकंड होता है आपका पर्पस एक्सचेंज, मतलब आप किस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर उसके साथ में एक्सचेंज करने वाले हैं। थर्ड है रीच एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को मतलब उसको फुलफ़िल करना है, मतलब आपका जो भी उसका साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। और फोर्थ है आपका इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। फिर इसके बाद में आता है पर्पस ऑफ एक्सचेंज और मटेरियल और नॉन मटेरियल गुड्स आर डिस्कस्ड। द इनिशियल पर्पस start to take form and an agreement is reached. As the agreement is established, how it is implemented is also negotiated. अब यहाँ पे आता है आपका नेगोशिएटिंग रैशनली मीन्स मेकिंग द बेस्ट डिसीजन टू मैक्सिमाइज आर इंटरेस्ट। अब नेगोशिएशन के अंदर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें एक बेस्ट डिसीजन लेना है जिससे हम मैक्सिमाइज़ कर सके, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है ना उसके मैक्सिमाइजेशन भी होनी चाहिए। इंटरेस्ट साथ में जो भी हमारा प्रॉफिट या इंटरेस्ट आ रहा है उसका मैक्सिमाइजेशन करना है, और जो डिसीजन है वो हमें इस तरीके से लेना है जिससे वो मैक्सिमाइज़ हो। इसमें आपके 3 पॉइंट आते हैं। टू नो हाउ टू रीच द बेस्ट एग्रीमेंट, नॉट जस्ट एनी एग्रीमेंट। अब इसके अंदर हम किस तरीके से बेस्ट एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे, बेस्ट डिसीजन मेकिंग लेना है यहाँ पे। सेकंड आता है आपका कि यहाँ पे जो भी होता है हमारा, जो भी आपका एग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, वो इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस की कंडीशन बन जाए और एक पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इस टाइप का यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल यहाँ पे जो होना चाहिए, इक्वल डिसीजन निकल कर आना चाहिए। इसके बाद में आता है थर्ड, नेगोशिएशन कैन एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ वट एवर इज बींग नेगोशिएटेड एज वेल एज द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन इट सेल्फ। Negotiation and the process can be implicit or explicit, in part socially dictated or completely designed. There is therefore no single model that might describe your every step in all negotiation. तो यहाँ पे जो भी आपका नेगोशिएशन का स्टेप होता है उसके अंदर हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसके अंदर हम नेगोशिएशन देखते हैं। अब नेगोशिएशन आपका इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों तरीके से की जा सकती है, और नेगोशिएशन के अंदर हमें एक पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप आते हैं नेगोशिएशन के अंदर। इसके बाद में हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ देखी थी, मैं उसको आपके साथ में एक बार डिस्कस करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ देखी थी जिसके अंदर आता है आपका कॉम्पीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग एंड अकोमोडेटिंग। तो यहाँ पे जो आपकी ये टाइप बने थे इसके अंदर यहाँ पे 5 स्टाइल डिफरेंट नेगोशिएशन आता है। कॉम्पिटिंग में आता है आपका असर्टिव नेचर होता है इसका, अनकोऑपरेटिव, मतलब यहाँ पे जो आपका लॉस विन की सिचुएशन होता है। सेकेंड है आपका अवॉइडिंग, ये आपका अनकॉर्पोरेटिव होता है और अनअसर्टिव, यहाँ पे लॉस की सिचुएशन आती है। अकोमोडेटिंग में आता है अनअसर्टिव और कोऑपरेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉर्पोरेशन है वो देखने को मिलता है। कोलैबोरेटिव में आता है आपका ये बिल्कुल असर्टिव नेचर का होता है और कोऑपरेशन यहाँ पे होता है। लास्ट आता है आपका कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज, जहाँ पे एक पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और दूसरी पार्टी के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। इसके बाद में आता है आपका रिस्क नेगोशिएशन के अंदर। यहाँ पे हमने रिस्क के लिए एक टेबल यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर फर्स्ट है रिस्क एरिया, रिस्क बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट आता है आपका इशू एट स्टेक। फर्स्ट रिस्क आती है इनकरेक्ट और इनएडुकेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीज़न फॉर नेगोशिएटिंग। बेनिफिट्स में है क्लैरिफाइंग द इशू एट स्टेक। सेकेंड है इनसफिशेंट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। Third is inadequate or incorrect information at the initial situation. Inadequate or incorrect in the identification of the stakeholders in the process. Unawareness of other stakeholder aim and objective. अब रिस्क के अंदर फर्स्ट पॉइंट में आता है कि अगर यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब गलत बताया गया है, या फिर आपके पास में एक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप क्यों नेगोशिएशन वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये इसकी एक रिस्क देखने को मिलती है।
दूसरा पॉइंट आता है कि आप लोगों के पास में क्लैरिटी नहीं है, मतलब आप जो भी चीज़ वहाँ पे नेगोशिएशन कर रहे हैं, आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आप ये नेगोशिएशन किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक रिस्क देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि जो भी आपके पास में इनएक्यूरेट वहाँ पे इंफॉर्मेशन है या फिर इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, और ये आपका इनिशियल सिचुएशन के अंदर ये आपको पता नहीं है कि आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस टाइप की रिस्क यहाँ पे है। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको ये नहीं पता कि जो आपके साथ वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास में क्या चीज़ अवेलेबल है, कितने प्राइस में अवेलेबल है, मतलब हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स की भी हमें हमारे पास में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिफ्थ आता है आपका अनअवेयरनेस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब यहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो पता नहीं है। अब इन रिस्क की वजह से आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका क्लैरिफाइंग द इशू एट स्टेक। सेकंड है आपका हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। अब इसके अंदर है कि आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है उसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, और साथ में रिलेटिव जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका इनिशियल सिचुएशन वाले रिस्क में आएगा आपका इंश्योरिंग द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग आउटस्टैंडिंग एरिया वेयर इन्फॉर्मेशन स्टिल इन नीड। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मतलब जहाँ जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ही कोई काम को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में एनालाइज करना है, स्टेक होल्डर्स के बारे में जानना है कि आप किन लोगों के साथ में यहाँ पे आगे चल के डील करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका अनअवेयरनेस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल द हिडन एजेंडाज एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आपको जो आपके साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिडन जो एजेंडाज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इम्प्रोवाइज टैक्टिक ऑन स्ट्रैटेजीज़, अब आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, तो इसमें आता है एंटिसिपेटिंग एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल नेगोशिएटिंग प्रोसेस, कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आप किस तरीके से नेगोशिएशन के प्रोसेस में आगे काम करने वाले हैं। लास्ट आता है आपका फेलियर टू पुट फॉरवर्ड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, ensuring that the best argument are put, not forgotten that the question और objection can be handled। मतलब इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि आप इस तरीके से सामने वाली पार्टी को कन्विंस करोगे कि वो चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरीके के बेस्ट आर्ग्यूमेंट उनके सामने वहाँ पे रखने वाले हो। तो ये थे आपके फर्स्ट जो आता है रिस्क इशू एट स्टेक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन प्रोसेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द नेसेसरी स्टेप्स। नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर हमारा अगर यहाँ पे हमें अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ये एक रिस्क देखने को मिलता है नेगोशिएशन के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे बेनिफिट्स में आएगा आपका इफ़ेक्टिवली मैनेजिंग द नेगोशिएटिंग टाइम फ्रेम बिफोर एंड ड्यूरिंग द एक्चुअल नेगोशिएशन प्रोसेस। अब जब भी यहाँ पे हम नेगोशिएशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं तो या तो उससे पहले या फिर उस प्रोसेस के ड्यूरिंग द टाइम, तो यहाँ पे हमें जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है वो पता होना चाहिए और उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। सेकंड आता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर इन एक्चुअल नेगोशिएटिंग फ्रेज। अब यहाँ पे कभी कभी लैक ऑफ स्ट्रक्चर्स के पॉसिबिलिटी भी देखने को मिलती है। प्रोटेक्टिंग द प्रोसेस एंड नेगोशिएटर बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड प्रोसेस। अब ये इसका बेनिफिट आता है, इसे यहाँ पे जब हमारी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे प्रोसेस में ये प्रोटेक्ट करता है नेगोशिएटर्स को प्रोटेक्ट करता है, वो अच्छे से वहाँ पे डील कर पाए सामने वाली पार्टी के साथ में। फेलियर टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रिपरेटरी फ्रेज, ensuring that the actual negotiating process offer insufficient added values। अब यहाँ पे आता है कि हमें इस बात का इंश्योरमेंट होना चाहिए, इस बात से इंश्योर होना चाहिए कि जो भी एक्चुअल नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सफिशेंट वैल्यू जो है वो सामने वाली पार्टी को वहाँ पे प्रोवाइड करवाए। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ रोल व्हेन इन टर्म्स नेगोशिएशन, enabling all the team member to know their role when and how to play it। अब यहाँ पे है जब इसकी रिस्क ये देखने को मिलती है कि क्लैरिटी अच्छे से नहीं है, सामने वाली पार्टी को हमें ये नहीं पता कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना, तो यहाँ पे इसके बेनिफिट में आता है कि हम उसको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है और क्या मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, और इसके लिए हमारे टीम मेंबर जो है वो उनका जो रोल है वो पता होना चाहिए।
सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्ट इन मैनेजिंग अनफोर्सीन टर्न्स ऑफ इवेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनफोर्सीन इवेंट एंड एरर्स। तो यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको वहाँ पे कम करना, ये इसके बेनिफिट में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है नेगोशिएटिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट होते हैं, लैक ऑफ कंसिडरेशन, सेकंड इज़ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, थर्ड इज़ रिड्यूस एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस एंड अलाउ देम टू प्ले एज अ पॉजिटिव रोल। लैक ऑफ कंसिडरेशन के अंदर आता है, यहाँ पे हमें क्वालिटी प्रिपरेटरी वर्क करना है, मतलब जो भी आपका प्रिपरेशन है ना उसको अच्छे से वहाँ पे उस स्टेप को कंप्लीट करना है, एक क्वालिटी प्रिपरेशन वहाँ पे होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस करवाना है लोगों को, अंडरस्टैंड करवाना है कि मतलब जो भी इशू है या कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड है रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एसोसिएटेड विद अनफोर्सिन इवेंट। अब यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होता है तो उसको कम करना, ये आता है आपका नेगोशिएटिंग रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसके रिस्क को कंप्लीट किया है। रिस्क के अंदर यहाँ पे आपका आता है 3 स्टेप्स हमने किए हैं रिस्क, और साथ में आता है बेनिफिट्स और प्रिपरेशन, मतलब इन रिस्क को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने दोनों पॉइंट इसके बता दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले नेगोशिएशन की डेफिनेशन के बारे में देखा है एंड सेकेंड इज़ रिस्क। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।